अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सबका ठीक है सब लोग? वालेकुम सलाम, वालेकुम यस सलाम। सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। कुछ लोग आ लें फिर हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। भी आधे लोग ही आए हैं ऑलमोस्ट।
जी हेलो, शुरू करते हैं बेटा। हमने लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे हैं प्रोसीजर्स, इंटेंजिबल पढ़ लिया हमने, इन्वेंट्री को भी पढ़ लिया, मेरा इन्वेंट्री पढ़ा है, ट्रेड रिसीवेबल पढ़ लिया, आई थिंक पढ़ लिया। मेरा ख्याल है प्रोविजन से हमने शुरू करना है। एम आई राइट? जी सर, ऐसे ही। यस सर, ऐसे ही। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको सबको पता है क्या होती है, लिहाजा इस पे मैं कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है कि एक्सपेक्टेड बैड डेट्स के लिए आप प्रोवाइड करते हैं पैसा। कहते हैं तो इसको ये तो प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी प्रोविजन रखी हुई है मैनेजमेंट ने, हमने तो उसका ऑडिट करना है। तो हम क्या करेंगे? इंक्वायर मैनेजमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेट्स यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे, चूंकि ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी बेसिस क्या है, आपने कैसे इसको किया है, उससे उससे समझेंगे मैनेजमेंट से। फिर क्या करेंगे? ऑब्टेन एज्ड रिसीवेबल लेजर। एक एजिंग एनालिसिस के साथ लेजर होता है कि कौन सी अमाउंट लेजर में कितने अरसे से आउटस्टैंडिंग है, वो एक निकाल देते हैं, सॉफ्टवेयर से निकल आती है। कंपेयर इट विद कंट्रोल अकाउंट एंड टेस्ट द एजिंग। रिव्यू द एज रिसीवेबल लेजर टू आइडेंटिफाई एनी स्लो मूविंग और ओल्ड रिसीवेबल बैलेंस। अगर पुराने के बड़े पुराने पैसे पड़े हुए, उनमें से पूछते हैं भाई अभी तक वसूल क्यों नहीं हुआ है? कि नॉर्मली तो कंपनी के पैसे जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में, वो हमें पता होता है कितने डेज में वसूल हो जाते हैं, हम वो डेज कैलकुलेट भी कर लेते हैं रेशियो एनालिसिस में। तो जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, हम उनसे पूछते हैं भाई ये क्यों नहीं आ रहा है। डिस्कस द स्टेटस विद द क्रेडिट कंट्रोलर टू असेस वेदर दे आर लाइकली टू पे। ठीक है, फिर हम पूछते हैं कि भाई लाइकली टू, यहाँ वर्ड लाइकली टू पे नहीं, लाइकली टू रिसीव है। हम क्रेडिट कंट्रोलर से पूछते हैं कि भाई आप बताओ कितने चांसेस हैं इसके रिसीव होने के, जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है। एग्जामिन whether there are many cash recovery of doubtful debts or bankruptcy after balance sheet date। बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई बंदा बैंकरप्ट हो गया है, तो अगर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि हम ऑडिट बाद में करते हैं ना, तो अगर 30 जून को हमने उसे गुड शो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें प्रोविजन रखनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे भाई रखो, नहीं रखी अगर उन्होंने। फॉर लार्ज ओवरड्यू बैलेंसेस रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स एंड डिस्कस विद द क्रेडिट मैनेजर लाइकलीहुड ऑफ देयर कलेक्शन। ये वही बात पहले हम कर चुके हैं कि जो बड़े बड़े बैलेंस हैं, उन उन कंपनीज की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे और जो क्रेडिट मैनेजर है उसके साथ उनकी कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। जो ओवरड्यू हैं बड़े बड़े, छोटों को हम इग्नोर कर देते हैं। Recalculate premium for bad debts using sale, write-offs and current economic conditions of customer। फिर हम उसकी bad debts की खुद कैलकुलेशन शुरू करते हैं प्रीमियम की, और फिर उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। Inquire management about any disputes with customer and review board minutes for disputed receivable। डिस्प्यूट चल रहा है जी रिसीवेबल के साथ, आप कहते हैं हम इतने लेने हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने इतने देने हैं। तो कहते हैं डिस्प्यूट या तो फिर कोर्ट में जाता है, तो या उसकी सेटलमेंट होती है। तो अगर उसकी कोई सेटलमेंट हुई है, तो वो कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ। तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स चेक करते हैं कि उसकी सेटलमेंट किन कंडीशंस में की जा रही है। कहते हैं रिव्यू कम्युनिकेशन ऑफ क्लाइंट विद कस्टमर, लायर, कलेक्शन एजेंसीज रिगार्डिंग डेट्स which are in dispute are unlikely to be paid। और अगर उस डिस्प्यूट सेटल नहीं हुए, तो फिर हम क्या करते हैं? अगर उसका केस चल रहा है कोई, तो फिर लॉयर से उसकी कंफर्मेशन लेते हैं। क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही है, तो क्लाइंट के साथ जो हम डिस्कशन सारी होती है, फोन फोन पे नहीं होती, तो ये डिस्कशन इन राइटिंग होती है। तो उसकी कम्युनिकेशन जो है उसके साथ हम उसकी फाइल देखते हैं। ठीक है, अगर किसी कलेक्शन एजेंसी को हमने ये जिम्मेदारी दी हुई, तो उसके डिस्कशन करते हैं कि कितने चांसेस हैं इन डिस्प्यूटेड अमाउंट के मिलने के। उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कंपनी ने क्या करना है। तो ये हो गया जनाब डेटर, ये होगी प्रीमियम फॉर बैड डेट्स। अब इनका डिस्क्लोजर कैसे होता है जी? डिटरमिन इफ रिसीवेबल हैव बीन प्लेज्ड, डिस्काउंटेड आर फैक्टर्ड। अगर आपने अपने रिसीवेबल को प्लेज या डिस्काउंट करवाया हुआ है, एक फैक्टरिंग भी होती है फाइनेंस में चीज, वो यहाँ छोड़ दें आप, तो हम देखते हैं उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। इंक्वायर अबाउट रिसीवेबल फ्रॉम ऑफिसर्स, डायरेक्टर एंड अदर रिलेटेड पार्टीज। इन लोगों से जो आपने पैसे लेने हैं, अपने कंपनी के मुलाजमों से, अपने कंपनी के डायरेक्टर से और रिलेटेड पार्टीज से, इनको अलहदा शो करते हैं हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आप देखेंगे शो की हैं कि नहीं। और इसके अलावा जो बाकी डिस्क्लोजर हैं, कहते हैं अदर ensure that receivable are correctly disclosed and classified in financial statement। तो वो देखेंगे कि उनको प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनकी जितनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। जी बेटा, इसको पढ़ें, इसको देखें, कोई मसला है तो मुझसे वो पूछ लें, 2 मिनट देखें इसको, फिर हम आगे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये सी और डी पॉइंट रिपीट कीजिएगा। जी सी और डी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं हम लोग। जी ये वाला, ये इसी की बात करिए ना। जी यस सर। बैलेंस देखिए, हम ऑडिट करने गए हैं जब क्लोजिंग हुई को कुछ अरसा हो चुका है, यानी करीबन महीना डेढ़ महीना गुजर चुका है, साल क्लोज हुए, तो हम हर पोजीशन जो है वो 30 जून की लिखते हैं ना। हम ऑडिट करने गए हैं, तो हम ऑडिट गए, इस वक्त बैठे हैं, फर्ज करें 30 जुलाई को, एक महीना गुजर गया ना। तो हो सकता है कि जिन लोगों को हमने बैड डेट्स डिक्लेयर किया हो कंपनी ने 30 जून के स्टेटस में, वो रिकवर हो गए हो। यानी कंपनी ने कहा हो कि इनसे पैसे मिलने के चांसेस नहीं है, इसीलिए प्रवीण में लिखा होगा ना उनको, तो वो रिकवर हो गए हो। इसे कहते हैं रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स। या कुछ लोगों को कंपनी ने गुड लिखा हो कि इनसे पैसे मिल जाएंगे, वो बैंकरप्ट हो गए हैं, तो फिर इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना आपको। जो जिनको आपने डाउटफुल डेट्स करार दिया था और उनसे पैसे रिकवर हो गए हैं, तो उन्हें उस लिस्ट में से निकालना पड़ेगा। और जिनको आपने 30 जून को बैंकरप्ट, सॉरी, गुड करार दिया था और वो बैंकरप्ट हो गए हैं, उनको आपको उसके लिए आपको प्रोविजन रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। सर ये बैंकरप्टेंसी का मतलब क्या है? बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। दिवालिया समझती है ना। सर ओके सर, मतलब लिक्विडिटी हो जाना ऐसे हाँ, लिक्विड मतलब दिवालिया बंदे का निकल गया। लिक्विडिटी वो कंपनी में ये टर्म बोली जाती है, लेकिन वो दिवालिया होने के मन में नहीं होती। दिवालिया होता है कि बस बंदे को सारे एसेट जो है वो कोर्ट के आर्डर से, वो बंदा जो है वो एक कोर्ट अपॉइंट करती है बंदा, तो वो अपने कब्जे में ले लेता है और फिर वो उस बंदे के जिम्मे जितने पैसे हैं, जितने उसके क्रेडिटर हैं, उनको पे करता है। तो कंपनियों में भी ऐसा होता है और बंदों में भी ऐसा होता है। सर ये 30 जून और 31 दिसंबर तब एंड होता है ना अकाउंटिंग जरूरी पीरियड? नहीं, ज्यादातर में बेटा 30 जून में होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 30 दिसंबर को होता है। कुछ इसके अलावा भी हैं, कुछ इसके अलावा भी हैं, जैसे आपकी शुगर मिलें 30 सितंबर को होती हैं, तो ज्यादातर 30 जून को ही होते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 30 सितंबर को होते हैं, ईयर एंड। ये आपने अगर मुझसे टैक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने पढ़े होंगे। यस सर। जी बेटा, और देखें कोई और चीज है। सर ये ओवरड्यू बैलेंसेस कौन से होते हैं? ओवरड्यू, ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे जो लफ्ज इसका मतलब यूज किया कि वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। ये बेसिकली ये लफ्ज बोला जाता है कि जिस तारीख को वो ड्यू होते हैं, तो अगर उस तारीख को पे ना किया तो उन्हें ओवर ड्यू कहा जाता है। एक 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 पैसे हैं वो 30 जून को आपने लेने हैं, 30 जून गुजर गया, अभी पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो उसकी ड्यू डेट गुजर गई है, तो इनको ओवर ड्यू कहा जाएगा। तो जाहिर है ड्यू डेट गुजरी है, तो आप कहेंगे ना कि अब नहीं मिलने। जिनके पेमेंट ही अभी आ रही है, उनकी डेट ही नहीं हुई अभी पेमेंट की रिसीविंग की, तो वो तो गुड में ही आएंगे ना, एक्सेप्ट कि कोई और रीजन हो जाए। जी बेटा, आगे हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनाब वक्त पर प्री नहीं दिए पेमेंट्स। तो बाद में तो मिल जाएंगे ना सर? जी अगर उन्हें आवाज वक्त बेटा पर दोबारा पूछे। अगर वक्त पर पैसे नहीं दिए उन्होंने क्रेडिटर्स ने, तो फिर हमें बाद में देंगे वो? डेटर्स ने बेटा, ये तो देखना पड़ेगा ना वो क्यों नहीं दे रहे, केस टू केस देखना पड़ेगा। हो सकता है बाद में दे दें, हो सकता है काम ही खराब हो गया हो, पैसे ही ना मिलने हो। तो अगर वो केस टू ना केस, दें बाद में तो फिर उधार है, या आप लिटिगेशन में जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो या फिर सबर करके बैटर्स डिक्लेयर करके बैठ जाएंगे। दो ही तरीके हैं। आपसे कोई पैसे ले जाए क्या करते हैं, सर या तो अगर उससे जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो या कहते हैं सबर कर लो भाई। आजकल तो वैसे लोग ज्यादा सबर ही कर लेते हैं। जी सर छोटी सर अमाउंट पर्चे होगी दर्ज तो करा देते हाँ, सर छोटी छोटी अमाउंट अमाउंट होगी तो होगी हम तो भी इग्नोर कर देंगे, ऐसी है। बिजनेस में भी ऐसी जी होता है, छोटी अमाउंट है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा बड़ी है तो फिर हम कोशिश करते हैं रिकवरी हो, फिर इवन लिटिगेशन में जाना पड़े। बेटा कंपनियों में बड़े और प्रोसेस होते हैं। कंपनियां जो होते हैं ना, जो इतने एस्टेब्लिश बिजनेसेस नहीं होते, उनको उधार देती है तो उनसे चेक ले लेती हैं। मतलब मैं अगर किसी कंपनी के पास लेने गया हूँ और मैं इतना नहीं हूँ, स्ट्रांग नहीं हूँ,
तो कंपनी कहेगी ये माल मैं तुम्हें उधार देंगे, तुम पैसे कब दोगे? मैं कहूँ ये पैसे मैं दूंगा, ये जनवरी है तो मैं आपको 30 जनवरी तक दे दूंगा। कहते हैं कि 30 जनवरी का मैं चेक लिख दो, तो मैं 30 जनवरी का चेक लिख दूंगा। अगर मैंने 30 जनवरी को ना दिए, ठीक है, या वो चेक कैश ना हुआ, जाहिर है तो वो उसकी वो बैंक से लेंगे एडवाइस डिसऑनर की, और जाके मेरे नाम पे एफआईआर दर्ज करवा के मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। तो ये एक तरीका होता है बिजनेसेस के अंदर जो है वो वसूल करने का। अभी रात को एक डिस्प्यूट था, वो अब्बा जी के पास आया हुआ था, वो 6 लाख उसमें रह गया। तो वो एक बंदा जमीन की पेमेंट का कुछ डिस्प्यूट था, तो दोनों झगड़ने पे आए थे, तो अब्बा जी ने ठंडा ठंडा किया उन्हें, तो 6 लाख रह गया। तो फिर दूसरे बंदे ने कहा जी कि इसको चाचा जी कहें मुझे चेक दे दे 6 लाख का, जब इसने मुझे देने हैं। ठीक है, तो उसने फिर अपने कहा भाई दे, तो चेक किससे उधार है, तूने देने हैं उसके पैसे। तो उसने फिर चेक दे दिया। तो चेक का फिर ये होता है कि अगर बंदा वो चेक डिसऑनर हो जाए, फिर उसकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो फिर जो चेक दे रहे हैं ना, उसे फिर मुसीबत पड़ी रहती है कि मैंने पेमेंट करनी है, वरना दूसरे बंदे के पास इसका लीगल ऑप्शन मौजूद है। तो ज्यादातर बिजनेसेस में बेटा ऐसे होता है। ये मेरे ख्याल मुशर्रफ दौर में ये हुई थी, चेक डिसऑनर और एफआईआर दर्ज होने की जो कानून साजी हुई थी। तो उसके बाद फिर काफी चीजें बेहतर हो गई थी। पहले तो जनाब आपसे उधार ले गया तो ले गया, आप उसकी मिन्नतें करते रहें या पिस्तौल निकाल के उससे लड़ने चले जाएं, तो उसमें भी तो नुकसान है, जाहिर है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। तो अब ये जब से इन्होंने किया, मेरा शौकत अजीज के दौर में हुई थी लिटिगेशन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब उससे पहले हुई थी। बहरहाल कुछ अरसा हुआ है इसको हुई है, ये शुरू से नहीं थी। तो उसके बाद हालात काफी बेहतर हो गए हैं। लोग अगर ऐसा हो तो फिर वो चेक दे देते हैं, फिर वो उसको डर भी होता है कि यार मैंने पेमेंट करनी है, वरना जो है वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, मसाइल हो जाएंगे। पहले तो लई ऑफिस था इस मुल्क का। सर ये जो अभी ज्यादा ही क्रेडिटर्स, आता है। सर ये जी जी, क्रेडिटर्स वो होते हैं ना जिनको ये हमने बेटा पैसे हम देने डेटर्स को होते कर रहे हैं, हम डेटर्स को कर रहे हैं, हम बेटा हैं, बार बार मैं डेटर्स कह रहा हूँ, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। जिनसे पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पैसे देने हैं, वो भी आ रहे हैं आगे। जी, कोई और सवाल इससे मुतालिक नहीं है बेटा? आगे चलते हैं। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट किन्हें कहते हैं? बहुत आसान अल्फाज में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उन्हें प्री पेमेंट कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस पता ना क्या होते हैं सबको? जो एक्सपेंस पे कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो इंकर नहीं हुए, तो वो प्री पेमेंट्स के नाम से वो बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कहते हैं क्या करेंगे, हम ऑडिट के लिए जाएंगे हमेशा की तरह, ऑब्टेन अ स्केड्यूल ऑफ ऑल प्री पेमेंट्स, लिस्ट लेके आओ। बैलेंस शीट में तो उसका टोटल ही लिखा होगा ना कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्री पेमेंट्स, ये दो लफ्ज यूज होते हैं। तो बैलेंस शीट में तो टोटल फिगर लिखी होगी, तो आप कहेंगे भाई उसका स्केड्यूल दो मुझे, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, इतनी प्रीपेड इंश्योरेंस है, इतना प्रीपेड रेंट है, दिस एंड दैट, मतलब 20 चीजें हैं। तो वो सारी आप ले लेंगे, ठीक है, उनको टोटल करेंगे, यानी कास्ट लिस्ट टू इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड एग्री बैलेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका जो टोटल है उसे बैलेंस शीट के साथ मैच करेंगे कि दोनों ठीक है, दोनों को मैच करना चाहिए। फिर उनकी नेचर देखेंगे, नेचर एंड अमाउंट ऑफ ऑल प्री पेमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद प्रायर पीरियड, उससे पिछले पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे। नहीं, कंपनी की प्री पेमेंट्स भी नॉर्मल होती हैं, तकरीबन हर साल उतनी ही रहती हैं जितनी वो पिछले होती हैं, वही रहती है, नेचर वाइज वही रहती हैं, उनमें कोई मेजर चेंज नहीं आता। कंपनी अगर हर जो है वो 3 महीने का रेंट प्री पे करती है और उसमें कुछ ना कुछ प्रीपेड आ जाता है बैलेंस शीट में, तो पिछले साल भी आ रहा होगा, इस साल भी आ रहा होगा। इंश्योरेंस अगर प्रीपेड है तो पिछले साल भी आ रही होगी, इस साल भी आ रही होगी। तो अगर सप्लायर को कोई प्री पेमेंट्स की हुई हैं, यानी आप एडवांस में देके फिर चीजें खरीदते हैं, तो प्री पेमेंट्स टू सप्लायर या वो भी आ रहे होंगे आपके, ठीक है, या एडवांसेस टू सप्लायर के नाम से वो भी आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। अगर इसमें उसने क्लासिफाई किया, बाद उसको लहदा भी लिख लेते हैं, तो जो भी नेचर है उसकी वो आपको दे देगा। तो फॉर सैंपल ऑफ प्री पेमेंट आप उसमें सैंपल उठाएंगे, रिकैलकुलेट देयर अमाउंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनकी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, रिकैलकुलेट कर लेंगे। जैसे प्री पेड इंश्योरेंस है तो पॉलिसियां दिखाओ, पॉलिसियां में आप देख लेंगे कि हमने यकम मार्च को फर्ज करें पॉलिसी खरीदी थी, तो अगले वो 28 फेब तक है, तो इस वक्त 31 दिसंबर, तो इसका मतलब है 2 महीने प्रीपेड है। तो इस हिसाब से आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। एग्री प्री पेमेंट टू एडजस्टमेंट आफ्टर द ईयर एंड, और प्री पेमेंट की हमेशा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एंड पे। आप जब अपने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें प्री पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, तो वो जो है वो आप देख लेंगे, उसके साथ मैच कर लेंगे उससे। ये है जी प्री पेमेंट्स, देखें इसको बेटा 2 मिनट, फिर हम आगे देखते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस जनरेट कर लूँ। सर वैसे प्री पेमेंट्स करते क्यों हैं? इसका बेनिफिट क्या है? एक मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये करनी पड़ती है आपको। आप जब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, आज है फर्ज करें 1 अप्रैल, आपने आज इंश्योरेंस करवाई, तो इंश्योरेंस की पेमेंट होगी एडवांस, और वो होगी 1 साल की, उसकी जो प्रीमियम देंगे आप।
अब आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो आज आप यकम अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल की, वो कहाँ तक चलेगी? वो अगले साल 30 मार्च तक चलेगी, या 30 मार्च या 31 मार्च जो भी है, 31 मार्च तक चलेगी। तो आपका ईयर एंड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 9 महीने का एक्सपायर्ड पोर्शन आ गया, 3 महीने का प्रीपेड पोर्शन आ गया। तो बाई नेचर ऐसा होता है। इसी तरह रेंट में बाई नेचर ऐसा होता है, ट्रांजेक्शन्स की नेचर ऐसी होती है कि वो आपको प्री पे करनी पड़ती हैं, वरना प्री पेमेंट करने पे कोई भी राजी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स की नेचर ऐसी होती है, उस वजह से हमारे बिजनेस के नॉर्म्स हैं, ये चीजें ऐसी चलती हैं। ओके सर। बेटा हम अटेंडेंस लगा लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अटेंडेंस का रूल वही है जो आपने हमेशा बता चुका हूँ आपको। जी जनाब, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान है? नो। जी अब्रारुल हक, अब्रारुल हक, नो। यस सर। जी ओके। अदनान असगर, प्रेजेंट सर। ओके। और एहसन खालिद, प्रेजेंट सर। अलीहा, प्रेजेंट सर। अली अहमद, अली अहमद है? नो। जी अक्सा असलम, सर। अक्सा असलम है? ठीक है, अली अहमद लगा दिया, अक्सा भी है, ठीक है। अशफाक अहमद, प्रेजेंट जी। सर। और जनाब आयशा मंसूर, प्रेजेंट सर। जी। आयशा अरूज, प्रेजेंट आयशा, सर। ठीक हो गया। अजीम तारिक, प्रेजेंट सर। अजहर महमूद, प्रेजेंट सर। फहद रफ़ी, फहद रफ़ी है? नहीं है। जी फैसल अब्बास, फैसल अब्बास है? ठीक है, फैसल अब्बास नहीं है। जी फैसल सर खान, प्रेजेंट। जी प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक ठीक है, फैसल सर खान भी है, फाद ठीक है। रफिया उसका माइक नहीं चल रहा। हादिया, हादिया असद, बेटा हैंड रेस कर दे। जी और हादिया असद, प्रेजेंट सर। ठीक है। हाफिज मोहम्मद इम्तियाज, हाफिज इम्तियाज किधर है? नहीं है। जी हफ्सा महमूद, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। और हलीमा शबीर, प्रेजेंट सर। हमदिया नदीम, हमदिया नदीम है? नहीं है। जी हामिद रजा, यस सर। और हसनैन फारूक, यस सर। इकरा अकील, ठीक है, इकरा लगा दिए। और खालिद हुसैन, प्रेजेंट सर। जी। खौला, प्रेजेंट सर। कोमल इकबाल, प्रेजेंट सर। तलहा असद, प्रेजेंट सर। जी। माहम जावेद, प्रेजेंट सर। महानूर तारिक, प्रेजेंट सर। जी। मरियम यूसुफ, प्रेजेंट सर। मलिका, प्रेजेंट सर। और मरवा, मरवा है? नहीं है। जी प्रेजेंट सर। मैविश, मरवा प्रेजेंट है? सर। ठीक। और मैविश सगीर, प्रेजेंट सर। जी। और मुबशर, ठीक है मुबशर। और मोहम्मद आशिर ज़िया, यस सर। उसके बाद मोहम्मद अजीम, प्रेजेंट। मोहम्मद अजीम फैज, ठीक। मोहम्मद फरहान अली,
नो। जी मोहम्मद हसनैन तारिक Present, sir. और मोहम्मद रिजवान फरीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सैफुर रहमान, जी है मोहम्मद सैफुर रहमान, ठीक है सर। मोहम्मद तैमूर यूसुफ, तैमूर यूसुफ है नहीं है। और सर मोहम्मद जनाब तैमूर यूसुफ प्रेजेंट है। ठीक, और मोहम्मद उस्मान, सर सर Present, हमदिया sir. नदीम भी प्रेजेंट है। मोहम्मद उस्मान है ठीक। नबील फयाज, यस ठीक सर है। प्रेजेंट। नबील पुटा, Yes, sir. Hazir. सदीम, सदीम नहीं है जी। समर मुबीन प्रेजेंट। और शुएब निसार, प्रेजेंट सर। सोबिया खालिद, यस सर प्रेजेंट। सैयद अदील अली शाह, यस सर। तलहा सुहेल, प्रेजेंट सर। उमर अली, उमर अली नहीं है। Yes, sir. उमर यासीन प्रेजेंट सर। और उम्मे सलमा, प्रेजेंट सर। उमर अता, Yes, sir. उस्मान गनी, जी सर। वलीद आसिफ नहीं है। उसके बाद वलीद शकील, वलीद शकील नहीं है। उसके बाद जैनब अरशद, प्रेजेंट सर। ठीक है। मैं एब्सेंट को बोल दूं, अगर है बेटा तो बता दो मुझे। अब्दुल मनान है, जी है, यस ठीक हो सर गया, अब्दुल मनान। ठीक हो गया। और फहद रफ़ी है, Present. ठीक है। फहद रफ़ी आपकी भी लगा दी अटेंडेंस। हाफिज मोहम्मद इम्तियाज है, हाफिज इम्तियाज नहीं है, ठीक है। और हमदिया नदीम है, प्रेजेंट सर। ठीक है लगा दी। और जनाब मोहम्मद फरहान, ये तो वैसे ही लगता है छोड़ गया। और सदीम नहीं है। उसके बाद वलीद आसिफ, ये भी नहीं, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये आज काफ़ी माशाल्लाह अटेंडेंस अच्छी है, तो इसी बहाने एक अनाउंसमेंट कर दूं मैं। आपका एक क्विज ले लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्विज ले लेते हैं, क्योंकि वापस आप आएंगे तो टाइम थोड़ा कम होगा, तो एक और क्विज ले लें कमिंग सेशन में। यानी आज हमारा अगला सेशन होगा थर्सडे को होगा। यस सर। यस सर। थर्सडे को बेटा आपका क्विज होगा। इसी नोट्स में से हम रिसीवेबल तक पढ़ा ना हमने, प्रवीण तक, ठीक है। तो इन्हीं नोट्स में प्रवीण तक हमने पढ़ा है, उसमें से कुछ पोर्शन में आपसे पूछ लूंगा क्विज में। तो ऑनलाइन क्विज होगा, तो कमिंग क्लास में हम इंशाल्लाह आपका क्विज होगा। जो 2-3 लोग नहीं आए उन्हें आप काइंडली इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये स्कैम्स की कुछ बन सकता है वैसे। तो आपका ये क्विज होगा कमिंग क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास है हमारी उसमें होगा। और ये होगा रिसीवेबल की प्रिवियन तक जो हमने पढ़ा लिया, डिस्क्लोजर तक, बेसिकली पूरा रिसीवेबल उस तक। उसमें से कोई चीज़ आपसे मैं पूछ लूंगा। 2-4 लोग नहीं आए, वो उनके फ्रेंड्स को चाहिए, उन्हें बता दें। जी हम आगे बेटा शुरू करते हैं, क्योंकि हमने ये नोट्स खत्म करने हैं, फिर आखिरी हमने टॉपिक भी अपना शुरू करना है। जी बैंक का ऑडिट जनाब कैसे करेंगे? बैंक में बैलेंस पड़ा होता है, आपने कैसे ऑडिट करेंगे? कहते हैं अपनी लिस्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। उन्हें कहेंगे जी जनाब, उसमें याद रखें फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तो सिर्फ टोटल बैलेंस लिखा होता है ना, वहां लिखा हुआ कैश एट बैंक बस। आप उसका ब्रेकअप लेंगे, उन्हें कहेंगे लिस्ट दो हर बैंक के हर अकाउंट में 30 जन को कितने बैलेंस है, उनका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दे देंगे, वो लेंगे। कास्ट लिस्ट टू इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी, उसके कैलकुलेशन चेक करेंगे, एग्रीड विद बैलेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका जो टोटल है वो वही होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टोटल है, वही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तमाम बैंकों को कंफर्मेशन लेटर भिजवा देंगे, ठीक है। यानी ऑब्टेन बैंक कंफर्मेशन लेटर फॉर ऑल बैंक, या ऑब्टेन की जगह सेंड होना चाहिए। उन्हें सेंड कर देंगे कंफर्मेशन लेटर, जिसमें लिखा होगा, बैंक साहब को कहा जाएगा कि इस क्लाइंट का 30 जून को जो जो अकाउंट हमारे पास हैं, जिस जिस टाइप के, उनका जितना जितना बैलेंस है वो लिख के हमें भिजवा दे, इंक्लूडिंग अकाउंट क्लोज डूइंग द ईयर। अगर क्लोज हुए तो वो भी आप भिजवा दे, तो आगे स्टेटस लिख देंगे ये हमने क्लोज कर दिए। तो बैंक को डायरेक्ट कंफर्मेशन भिजवाई जाएगी, फिर वो वापस आ जाएंगे कंफर्मेशन। आपको बता चुका हूँ कि कंफर्मेशन हम भिजवाते हैं लेटर, फिर वो नहीं तो फर्स्ट रिमाइंडर भिजवाते हैं, फिर सेकंड रिमाइंडर भिजवाते हैं। बैंकों के मामले में ज्यादातर ऐसा, फिर हमने कहा है कि समटाइम बैंक हमें जवाब नहीं देते, तो बैंकों के मामले में ज्यादातर ऐसा नहीं होता, बैंक हमेशा जवाब आपको देते हैं, उनका प्रोसेस है पूरा।
कहता obtain bank confirmation letter for all bank account including account closed during the year and perform following procedure. उनको चेक करेंगे agree balance as per bank confirmation letter with bank reconciliation statement to ensure accuracy and with the list of bank account. भाई उनका जो बैलेंस लिखा होगा वो बैंक रिकंसिलिएशन का और लिस्ट के साथ हम मैच कर लेंगे, वो वही होना चाहिए, ठीक है। साथ हम कंफर्मेशन में क्या लिखेंगे, अगर कोई लोन लिया हुआ है वो भी लिखेंगे, अगर कोई कोलैटरल उसके अगेंस्ट दिए हैं वो भी लिखेंगे, अगर कोई लियन या रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी लिखेंगे। ये लोन की सूरत में होता है सारा, अगर आपने कोई लोन लिया हो तो वो भी कंफर्म करेंगे। फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन उठा लेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होती है आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, मैं बिल्कुल भी इसको रिपीट नहीं कर रहा। हर एक बैंक अकाउंट की एक रिकंसिलिएशन होगी, मतलब कंपनियों के अगर 30 बैंक अकाउंट है तो 30 रिकंसिलिएशन होंगी। किस महीने की? जून की उठाएंगे, क्योंकि जिस महीने का हमने एंड करना है, तो 30 जून को जो एंड हो रहा है तो जून की रिकंसिलिएशन हम उठाएंगे। तो उसकी कास्टिंग करेंगे, पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, कहते हैं कास्ट BRS to ensure mathematical accuracy and agree balance with BRS with bank statement and cash book. उसके दो बैलेंस होंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक से वो स्टार्ट होगी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे वो खत्म होगी, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो दोनों को दोनों के साथ मैच करेंगे। जो बैंक स्टेटमेंट वाला है वो मैच करेंगे जनाब कंफर्मेशन के साथ, और जो जनाब एज पर बैंक अकाउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर के साथ मैच करेंगे। Trace deposit in transit, deposit slip and cash book of current month and in bank statement subsequent month. For significant delay, inquire explanation from management. ये trace deposit in transit ये क्या होते हैं? ये जो आपके undeposited, uncredited, अगर आपने यकीनन आपने पढ़ी होगी बैंक रिकंसिलिएशन, उसमें होते हैं uncredited checks, ये वो है जनाब uncredited checks। तो इनको इनकी डिपॉजिट स्लिपों से चेक करेंगे। फिर ये 30 जून को अनक्रेडिटेड थे ना, ठीक है, हम ऑडिट करने आए तो इनको आयोग गए हुए महीना हो चुका है, कोई महीना तो कम से कम हो चुका है, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट हो चुके हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, वही कहता है कि सब्सिक्वेंट मंथ में इनकी क्लियरेंस चेक करेंगे। इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करना, इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करना। तो कहता है हम वो चेक करेंगे। अगर कोई अभी तक नहीं हुआ, मतलब महीना गुजर गया हुआ है, वो अभी भी अनक्रेडिटेड है, तो हम उसके सिग्निफिकेंट डिले की वजह पूछेंगे कि क्या मसला इसमें आ गया, डिसऑनर तो नहीं हो गया, वो पूछेंगे। दूसरी चीज कौन सी होती है जनाब उसमें बैंक रिकंसिलिएशन में, उसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। वो कौन से चेक होते हैं? जो हम इशू कर चुके हैं अपने क्रेडिटर्स को, जिनको हमने पेमेंट करनी थी लेकिन उन्होंने अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं की है। तो कहता है ट्रेस अनप्रेजेंटेड चेक इनटू कैश बुक ऑफ करंट मंथ। अनप्रेजेंटेड चेक को चेक करेंगे एंड इन बैंक स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, और उसकी भी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे। भाई जब अब हम 30 जून को बैठ के ऑडिट तो नहीं कर रहे, ऑडिट तुम कह रहे हैं 20, 21, 30 जुलाई को, तो उस वक्त तक ये प्रेजेंट हो जाने चाहिए। तो ज्यादातर प्रेजेंट हो जाते हैं। अगर किसी में कोई डिले है, कोई प्रेजेंट नहीं हुए, तो उसके मुतालिक मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई अभी तक ये प्रेजेंट क्यों नहीं हुए, मसला क्या हो गया, ठीक है। फॉर अनट्रेस्ड आइटम एग्जामिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। फिर ये जो ट्रेस नहीं हो सके, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस में से ट्रेस नहीं हो सके, उसकी हम सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। ये कम होते हैं, ये हमेशा कम होते हैं। फिर परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन चेक रिसीट एंड चेक पेमेंट। कट ऑफ की हम चेक करते हैं। कट ऑफ क्या होता है पता है ना, कि रेलेवेंट ट्रांजैक्शन रेलेवेंट पीरियड में एंटर होनी चाहिए। तो हम चेकों से चेक करते हैं। हम चेक बुक को भी क्लोज करके जाते हैं, हमेशा हमारी आदत होती है कि उससे अगला चेकअप कटेगा तो अगली तारीख में कटेगा। तो हम चेक करते हैं कि उस अगला चेक जो कटा है अगली तारीख में कटा है, पिछली तारीख में तो नहीं कटा, हम चेक करते हैं। Review cash book and bank statement for large transfer near year end as indication of window dressing। ठीक है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि साल के आखिर में उनमें ज्यादा पैसा तो नहीं जमा करवाया गया इन बैलेंसेस को बेहतर करने के लिए। तो ये चेक करते हैं ऐसा किया तो नहीं है उन्होंने। वैसे वो कर भी लें तो हम उनको कह कुछ नहीं सकते, वो कहेंगे हमारी मर्जी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं कि चीजों को बेहतर बना के पेश करना। तो अगर एक बंदा 30 जून को बैंक में जाके 2 करोड़ जमा करवा दे तो 30 जून को उसका बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो ऑडिटर जनाब उसको कह नहीं सकता ये तुमने क्यों करवाया है, लेकिन हम जायजा ले लेंगे जिससे थोड़ी हमें समझ आ जाए कि ये कंपनी जो है वो विंडो ड्रेसिंग की पॉलिसी पे चल रही है, लिहाजा हम फिर होशियार हो जाएंगे। हम क्या उसको कुछ नहीं सकते, ठीक है। ये है जी बैंक का, आसान है, बहुत आसान है, इसको पढ़ें फिर हम आगे कैश का करते हैं। सर विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? ड्रेसिंग होती है जैसे विंडो शॉपिंग होती है। आपने शॉपिंग तो करनी नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ 4 जाने वाले मिल गए, मैं जनाब खरीदने के लिए आया था जरा ये ब्रांड की चीजें, ठीक है ना। तो हालांकि खरीद अब कुछ भी नहीं। तो विंडो ड्रेसिंग ये होती है, या आप बड़े अच्छे कपड़े पहन लें, सूट पहन लें, टाई शाई लगा लें, ठीक है, और टाई शाई लगा के जो है वो
अच्छा सा चश्मा लगा के घूमते रहे जनाब, तो कोई आपको समझेगा आप बड़े जो है वो बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं कोई, ठीक है, हालांकि असल में आप हैं कुछ भी नहीं। इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। यानी यहाँ इसका अगर उर्दू में मफहूम कहा जाए तो अच्छा लिबास पहन के अपने आप को बड़ा अच्छा और अमीर शो करना। यही चीज बिजनेस में यूज होती है कि आप अपनी बैलेंस शीट को, उतनी अच्छी वो होती नहीं जितनी अच्छी आप शो कर देते हैं, जिससे आप पढ़ने वाले को पता चलता है कि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, हालांकि आप हैं नहीं। इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। सच्ची अटेंडेंस तो लगा दे मेरी। जी ठहर जाए, 1 मिनट लगा देता हूँ मैं, फिलहाल पढ़ें। सर डिपॉजिट इन ट्रांजिट ट्रांजिट जो है इसको अनक्रेडिट चेक्स बताया ना आपने। हाँ जी, ये अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। किसी और वजह से भी ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट होती है, लेकिन जनरली ये अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। ये कम हो गए हैं, ये कम हो गए हैं जब से ये ऑनलाइन ट्रांसफर का निज़ाम है। पहले क्या होता था कि पेशावर में हमारा एक क्लाइंट है, हमने उसको पेशावर में चीज़ें भिजवा दी, उसने अब हमें पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से चेक लिखेगा, उसको टीसीएस कुरियर के थ्रू हमें भिजवा देगा, हमें अगले दिन टीसीएस वाले वो चेक देंगे, हम जाके बैंक में जमा करवाएंगे, बैंक 3-4 दिन लेगा और उसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब कुछ भी नहीं होता, अब वहीं पे वो ऑनलाइन ट्रांसफर करता है लैपटॉप से, ठीक है ना, आपको पता ना ऑनलाइन बैंकिंग का, तो वहां से वो ट्रांसफर करता है और उसकी जो ईमेल जनरेट होती है, जो डिवाइस जनरेट होती है, वो हमें फॉरवर्ड कर देता है, खत्म। ठीक है, अब ये चीजें काफी हद तक कम हो चुकी हैं। कोलेट्रल पूछ रहा था कोई, अगर आप लोन लें और लोन के अगेंस्ट किसी चीज को प्लेज करवा दें, ठीक है, रहन रखवा दें जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी और रहन की कई सूरतें हैं तो उसे कोलेट्रल कहते हैं। तो अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है बैंक से और उसके अगेंस्ट की चीज कोलेट्रल रखवाया है आपने, तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। सर कोलेटरल का मतलब है ना कि लोन लेके बैंक से उस बैंक में कोई चीज को रखवा देना। फिजिकली सम टाइम नहीं रखवाते, जैसे आपने कोई प्लॉट या मकान वगैरह, प्लॉट का तो हर बैंक नहीं करते ज्यादातर, कि मकान दुकान रखवाया है तो उसके वो कागजात रखवा देते हैं, और उसको उसका जो क्रिएट करते हैं कोलेटरल, वो पटवारी के पास रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर वो जब तक वो फ्री नहीं होता आप उसे बेच नहीं सकते। तो ये जरूरी नहीं होता कि फिजिकली जाकर रखवाएं, कुछ फिजिकली भी होती हैं चीजें, जैसे सोने वगैरह पे सोना बैंक देते हैं, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं रहा कभी इसका, लेकिन सोना वगैरह दे दें तो फिर वो आता है ना टीवी पे ऐड, एक बंदा सोना लेके बैंक में जाता है, तो उसका सोना चेक करने करते बंदा ऐसे हवा में उड़ता हुआ आता है, उसका सोना चेक करता है और फिर जनाब थोड़ी देर में चेक बना के उसे दे देते हैं, मतलब हम बैंक शो कर रहे हैं जी हम बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो लोग भी ऐसे अजीब है, वो सोना बाजार में बेच के यार पैसे ले लो, सूद पे पैसे लेते हैं अपनी चीज रख के, तो ऐसा होता है। सर प्लेज्ड का मतलब क्या है? किसका? प्लेज्ड।
प्लेज, हाँ प्लेज करवाना, यही है, यही चीज प्लेज करवाना। जैसे बैंक को आपने रहन रखवाया ना, उसे प्लेज करवाना कहते हैं। ये अटेंडेंस किसकी रह गई है, कौन बोल रहा था? हाँ जी, इसको, इसी को प्लेज करवाना कहते हैं। प्लेज्ड रहन और रखवाना। कोलैटरल एक ही बात है। कोलैटरल कोलैटरल की एक, कोलैटरल की एक बेटा टाइप है प्लेज, उसकी किस्म है। सर हाफिज मोहम्मद इम्तियाज हाँ अटेंडेंस। मोहम्मद इम्तियाज, ठीक है, आप सब लगा दिए जी। आगे बेटा पढ़ते हैं, मेरे ख्याल चीजें आपने एक दफा पढ़ ली है, होपफुली प्रॉब्लम जी। कैश का ऑडिट कैसे करते हैं? बहुत आसान होता है। 30 जून या ईयर एंड 31 दिसंबर जब होता है, तो आपका एक बंदा जाता है, वो फिजिकली जाके कैश को काउंट करता है। यानी जो क्लोजिंग कैश होता है 30 जून को, यही रन जो भी है, मैं 30 जून अज्यूम कर रहा हूँ हर एक में, 30 जून से आप समझ लें कंपनी का जो भी आखिरी दिन है उसके फाइनेंशियल ईयर का, तो ऑडिटर जाता है और कैश को गिनता है, और गिन के अपने पास नोट करता है, उनसे साइन करवाता है, अपने साइन करता है, वो पेपर लेके आ जाता है। कैश नहीं लेके आता, वो डॉक्यूमेंट लेके आ जाता है। तो कहते हैं, इसे कहते हैं कैश काउंट करना। तो कहते हैं परफॉर्म कैश काउंट एट ईयर एंड इंक्लूडिंग पेटी कैश एंड एग्री द टोटल बैलेंस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप जनाब कैश काउंट करते हैं जाके। तो अब कैश काउंट में जितना कैश आपने गिना था, जब आप ऑडिट के लिए जाएंगे, कंपनी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, तो वो जो है वो उतने पैसे होने चाहिए जितने पैसे आपने काउंट किए थे, उससे कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिव्यू रिकंसिलिएशन फॉर डिफरेंस बिटवीन बुक बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। अगर उन्होंने काउंट आपको कम करवाया है या ज्यादा करवाया है, और लेजर में कोई और बैलेंस है, तो फर्क आ गया ना, तो आप कहेंगे इसको रिकंसाइल करें, जो नॉर्मली नहीं होता फर्क। बराबर अगर ऐसा है तो वो उसको रिकंसाइल करवाएंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। और आप कैश पेमेंट और कैश रिसीट को कट ऑफ कराएंगे। कट ऑफ से मुराद है उनका कैश रिसीट वाउचर और कैश पेमेंट वाउचर पे 2 लाइनें लगाएंगे रेड कलर की, उसमें लिखेंगे क्लोज्ड रेड से, और नीचे अपने साइन कराएंगे। यानी इस साल के ये आखिरी वाउचर है, अब अगले साल के वाउचर अगले दिन होंगे, इस साल आप कोई और ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसे कट ऑफ टेस्टिंग कहते हैं। ये हर एक के मुतालिक बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। एंश्योर कैश इन अंडर प्रॉपर लॉक एंड की एंड इन सेफ कस्टडी। अब थोड़ा सा कैश की सिक्योरिटी को भी देख लेते हैं कि वो प्रॉपर लॉक और प्रॉपर की के साथ रखा हुआ है कि नहीं रखा, ओपन तो नहीं पड़ा हुआ, या उसका वो दराज तो नहीं है, जैसे हमारे मेजों के दराज, बात पता ना, हमारे मेजों के दराज ये तो ठुड्डा मारे तो खुल जाते हैं। तो हम प्रॉपर से देखते हैं कि कैश की प्रॉपर सेफ कस्टडी के लिए उन्होंने इकदाम किए हुए हैं कि नहीं। नहीं किए हो तो जस्ट हम उन्हें तवज्जो दिला देते हैं कि भाई ये कर लें, और टॉप मैनेजमेंट को लिख देते हैं अपने मैनेजमेंट रिपोर्ट में, जो मैंने कहा था मैनेजमेंट रिपोर्ट एक एंड पे बनाते हैं हम लोग, बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते और ना कर सकते हैं क्योंकि हम ऑडिटर हैं। देख लें बेटा कैश को, फिर अगले पे हम चलते हैं। सर पैटी कैश का मतलब क्या है? ऑफिस में यूज के लिए जो थोड़ा सा उन्होंने कैश रखा होता है उसे पेटी कैश कहते हैं। इसकी इजाजत नहीं होती दफातर, और ना दफातर में ये प्रैक्टिस होती है। पेमेंट्स बैंकों के थ्रू करते हैं हमेशा कंपनियां, तो दफ्तर के छोटे मोटे खर्चों के लिए उन्होंने अपने पास थोड़ा सा कैश रखा होता है, ठीक है। ये नहीं कि करोड़ों रुपए डाल के रख के बैठे होते हैं, मटीरियल आ रहा है तो पेमेंट हो रही है, तो फलां आ रहा है तो पेमेंट हो रही है, नहीं, सब पेमेंट्स बैंक के थ्रू होती हैं।
ये टैक्स में भी लाजमी है उन पे, हम टैक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है या आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम करेंगे, उसमें लाजमी है कि आप इससे इतनी अमाउंट से ऊपर की ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करेंगे। जी आगे चलते हैं। हमने अकाउंट रिसीवेबल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स पेएबल। एक मिनट। जी अब आ गया ट्रेड पेएबल्स। हमने पढ़ा था डेटर्स का, जिनका नाम हमने रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि ज्यादातर यही नाम यूज होता है। और क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल कहते हैं, यानी हमने जो पेमेंट्स करनी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि उनके साथ हमारी ट्रेडिंग होती है, इसलिए उनका नाम ट्रेड पेएबल है। ये बैंक, यानी बैंक से हमने लोन लिया हुआ है तो वो भी हमारा पेएबल है ना, यानी हमने उसको पे करना है, हमारा कर्जा है जो हमने अदा करना है, लेकिन उन्हें उसे ट्रेड पेएबल नहीं कहते। पेएबल है वो, लेकिन ये जो पेएबल, इसके साथ ट्रेड का लफ्ज इसलिए ऐड किया गया कि ये उन लोगों की पेमेंट है जिनके साथ हमारी ट्रेडिंग होती है। ठीक है जनाब, तो कैसे करेंगे? वही बात, सबसे पहले ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ट्रेड पेएबल फ्रॉम द परचेज लेजर। हम परचेज लेजर से ट्रेड पेएबल की लिस्ट लेंगे। उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल की अमाउंट लिखी है वो तो टोटल है, उसमें कोई ब्रेकअप तो नहीं है ना किस पार्टी से को कितने हमने पैसे देने हैं। तो हम उन्हें कहेंगे भाई इसकी डिटेल दें, वो दे देंगे कास्ट शीट एंड एग्री टू द टोटल अकाउंट, तो कंट्रोल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू, यहाँ तक छोड़ दें, ये अगला छोड़ दें। हम उसको टोटल करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो मालूम करेंगे। क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो क्या होती है? क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो ये आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा, और उसको आप पिछले साल के साथ कंपैरिजन करेंगे। इसमें इसके अंदर मेजर चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी की ट्रेड और ट्रेड पेबल को पेमेंट्स का पैटर्न सेम रहता है, इसको सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा चेंज है तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कहते हैं इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। फिर हम करेंगे लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल लेंगे और उसके पिछले साल मैच करेंगे, उस अगर उसमें कुछ चीजें कम या ज्यादा हैं या वेरिएशन ज्यादा है तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर वही काम करेंगे जो हमने डेटर्स में किया था, यानी अकाउंट रिसीवेबल में किया था, कि हम उस क्रेडिटर का नाम निकालेंगे, सैंपल ऑफ क्रेडिटर, और उनको उसका वही तरीका है सैंपल लेने का। जब मैं सैंपल बोल दूं तो आपने हमेशा समझ लेना है कि मेजर जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको तो हम 100% सबको लेंगे, और जो इनसिग्निफिकेंट है उनकी हम सैंपलिंग करेंगे एंड परफॉर्म सर्कुलराइजेशन, और उनको सर्कुलराइज करेंगे, यानी उन्हें कंफर्मेशन भिजवाएंगे। ये सेम है जैसे हमने डेटर को भिजवाई थी, तो उन्हें भिजवाएंगे और उसमें लिखा होगा कि जनाब इस कंपनी के आप से आपने इतने पैसे लेने हैं, हम इस कंपनी ने आपको इतने पैसे देने हैं, आपके आप पेएबल है इस कंपनी के, ठीक है। तो हमें बताएं कि 30 जून को आप कितने पैसे कह रहे हैं कि इस कंपनी से आपने लेने हैं, ठीक है। तो वो हमें भिजवा देंगे। फिर हमें सर हमारी कंपनी कहती है इतने हमने देने हैं, वो भिजवाएंगे हमने इतने लेने हैं, तो दोनों को मैच करेंगे, सेम होना चाहिए ना दोनों को। फिर अगर कोई जवाब नहीं देता तो फिर वही बात, फर्स्ट उसको रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर नहीं करता तो फिर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। इन केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स एंड एडिशनल प्रोसीजर इन केस ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, या कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसके लिए हम अलग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? द सैंपल ऑफ क्रेडिटर लेंगे परचेज लेजर से, और उन्हें करेंगे एग्री करेंगे उसकी बैक डॉक्यूमेंटेशन के साथ, किसके साथ? जीएलएन के साथ और परचेज ऑर्डर के साथ। देखें ट्रेड पेएबल जनरेट कैसे होता है। ट्रेड पेएबल जनरेट होता है कि आपने उससे चीजें खरीदी होंगी, इसीलिए जनरेट हुआ है ना। वो एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, उसका नाम आ जाता है। तो जब आपने चीजें खरीदी होंगी तो उसका मतलब परचेज ऑर्डर भी दिया होगा, तो ऑडिटर कहेगा दिखाओ भाई परचेज ऑर्डर। जब वो चीजें आपको मिल गई होंगी तो जीआरएन बनी होगी, गुड्स रिसीट नोट बना होगा, या जीआईएन भी कहते हैं, गुड्स इनवर्ड नोट बना होगा। तो हम इसको चेक करेंगे।
रिव्यू वेदर इफेक्ट ऑफ कट ऑफ ऑन परचेज हैव बीन एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर इन क्रेडिटर्स। और कट ऑफ प्रोसीजर पूरे हो गए हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम ये चेक करेंगे कि जो परचेजेस हुई हैं वो पिछले साल की परचेजेस पिछले साल में रिकॉर्ड हुई हैं और इस अगले साल की अगले साल में रिकॉर्ड हुई हैं। ये नहीं कि पिछले साल वाली आगे ले गए और अगले साल वाली पीछे ले गए, ये नहीं हमने किया होगा। ठीक है। रिव्यू कंट्रोल अकाउंट एंट्रीज शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड फॉर अनयूजुअल आइटम एंड इन्वेस्टिगेट देम। ये हर एक के साथ हम काम करते हैं। हम कंट्रोल अकाउंट को उठाएंगे और साल के एंड पे अगर बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट होगी, अनयूजुअल मूवमेंट होगी, अनयूजुअल एंट्रियां होंगी, तो पूछेंगे भाई ये क्या है, इसका मतलब है आप दो नंबरी करना चाहते हैं। अनयूजुअल कोई आपने क्रेडिटर जनरेट कर लिया है या अनयूजुअल आपने किसी क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दिया है, तो हम उसका जायजा लेंगे। फिर देखिए 30 जून को एक बंदे को आपने पैसे देने थे, अच्छा जी 8 जुलाई को दे दिए, इसका मतलब है कि 30 जून को वाकई आपने उसको पैसे देने थे। तो हम क्या करते हैं, ये आफ्टर ईयर एंड उसकी पेमेंट देख लेते हैं। कहते हैं रिव्यू कैश पेमेंट आफ्टर ईयर एंड एंड ट्रेस टू क्रेडिटर्स एट ईयर एंड। हम कहते हैं कि ये बंदा क्रेडिटर था, 30 जून को उसको हमने 1 लाख देने थे, 8 जुलाई को उसको पेमेंट कर दी हमने, ये उसका चेक है और ये हमारी बैंक स्टेटमेंट से पैसे निकल गए हैं। ये क्यों हमने दिए हैं, ये देखें जीआरएन, ये देखें परचेज ऑर्डर, हमने उसको ऑर्डर दिया था परचेज का, उसने हमें माल भिजवाया, ये उसकी जीआरएन है। इसका मतलब है सब कुछ सही है, ये कोई फेक क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि इससे परचेज भी हुई है और इसको पेमेंट भी हुई है। ठीक है। ये 9 छोड़ दो, ये डेबिट क्रेडिट नोट है, याद रखें ये डेबिट नोट क्या होता है, ये परचेज रिटर्न का बनता है, तो इसको भी जस्ट आप चेक कर लेंगे। ये डेबिट नोट तब बनाते हैं जब आप परचेज रिटर्न करते हैं, इसको भी आप चेक कर लेंगे। ये था परचेजेस का। देखिए इसको बेटा, आज तक हम इतना ही करेंगे, तो आपके हजम भी होना ना आपके, तो बाकी फिर ये थोड़े से अहम ही है, क्योंकि मेजर काम ही हमारा ये आपको मैंने बताया था कि ऑडिट, जब हम लफ्ज ऑडिट बोलते हैं तो उससे मुराद होता है एप्लीकेशन ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो ये हमारा एक आध सेशन का और रह गया मेरा ख्याल, क्योंकि आगे जो चीजें आ रही हैं वो कुछ हम छोड़ देंगे, तो बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ एक दो हम छोड़ देंगे, जैसे ये भी हम छोड़ देंगे, डायरेक्टर एमोलमेंट्स, इमोलमेंट्स, पता नहीं क्या लफ्ज है ये, और कंटिजेंसी भी छोड़ देंगे, बाकी सारा करेंगे। जी देखें, इसको कुछ सवाल है तो पूछ लें। सर जीआरएन मीन गुड्स रिसीट नोट, जब आप चीजें वसूल करते हैं, चीजें आई ना, आपने ऑर्डर दिया तो चीजें आई, तो वो आपने वसूल कर ली। जब आपका स्टोर वाला वसूल करता है तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे GRN गुड्स रिसीट नोट कहा जाता है। और जब आप सेल करते हैं तो गुड्स जाती हैं, उन्हें गुड्स डिस्पैच नोट बनाते हैं, वो भी आपको मैंने डेटर्स में करवाया था। जी बेटा कीजिए इसको, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। मैं बार का बार कह रहा हूँ आपका उस तक अकाउंट रिसीवेबल तक जो जितना हमने पढ़ा है, आपका एक क्विज होगा कमिंग क्लास में। ठीक है, हम नोट्स भी करेंगे और वो क्विज भी करेंगे इंशाल्लाह। सर कैश तक सर कैश तक है ना क्विज।
जी, क्रेडिट टर्नओवर एक रेशियो है जो क्रेडिट परचेज को आप डिवाइड करते हैं एवरेज क्रेडिट पे, तो उसे क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये क्या है, अकाउंटिंग का टॉपिक है, उसको जरा रिकॉल करें। ये फाइनेंस का टॉपिक है, फैक्टरिंग छोड़ दें। ये क्विज कमिंग क्लास में होगा थर्सडे को आपका ऑनलाइन सिस्टम नहीं है अभी तक, या थर्सडे को अगर क्लास ऑन होगी तो कैंपस में होगा, जो भी है।
कमिंग क्लास में होगा। सर 6 से हम लोग के वेकेशंस खत्म हो रही है ना? हाँ, अगर बेटा क्लास में आप आ जाओगे तो उस क्लास में हो जाएगा, वरना ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन हो जाएगा जो भी सर कुछ अनाउंसमेंट है होती है। कहाँ से कहाँ तक? जो बता दिया मैंने आपको, कई दफा अनाउंस कर दी ये बात, अकाउंट सर सेबल तो तक। ठीक है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट मैंने अपलोड कर दिया वो LMS पे, देख लें वहां से, उसकी लास्ट डेट भी लिखी है उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा जो मेन टॉपिक है सर, हाँ जी, हाँ जी, मेडिकल, मैं कर वो दूंगा अपने, मैं आज, वो भी आज ही कर दूंगा। चलो नो सर ये जो टेंशन आपका। सर ये जो प्रोजेक्ट हमें करना है इसे चैप्टर 12 का करना है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स के फ्लो चार्ट बनाने हैं, 13 को भी इसमें ऐड करना है। अच्छा, सारे बनाने हैं जितने हमने पढ़ने हैं वो सारे बनाने हैं आपने? अभी हम पढ़ रहे हैं। मतलब 13 चैप्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। जी ठीक जी, है, हम पढ़ रहे हैं अभी इसको। ठीक है, ओके सर। ठीक है जनाब, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।